आप सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में अब हम पढ़ते हैं सोवियत संघ में जो लेनिन और अक्टूबर क्रांति हुई थी और वहाँ पर क्रांतिकारी या साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी। लेनिन ने जो 2 महत्वपूर्ण ऐलान किया था उसको हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। इसके बाद लेनिन का उत्तराधिकारी बनता है स्टालिन और स्टालिन सत्ता संभालते ही बहुत सारे परिवर्तन करता है, जिसमें एक सोवियत संघ का तानाशाह के रूप में स्टालिन को जाना जाता है। ये सत्ता संभालते ही अपने देश में औद्योगिकरण को प्रमुख स्थान देता है। रूस जो अभी तक औद्योगिकरण से कोसों दूर था, अब औद्योगिकरण को प्राथमिकता देते हुए अपने देश में औद्योगिकरण को राज्य की संरक्षण में ले लेता है, जिसमें रूस के सारे बैंक, कारखाने और जो खदान हैं जो निजी हाथ में थे, अब उसको शासकीय ज़मीन घोषित कर दिया जाता है और इन सब पर राज्य का अधिकार माना जाता है। राज्य के द्वारा ही इन सब का संचालन किया जाता है। 1924 के बाद सोवियत रूस के सामने आर्थिक विकास और औद्योगिकरण ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। रूस के पास अपना कोई तजुर्बा नहीं था। फिर युद्ध है, युद्ध में रूस को बहुत ज़्यादा हानि हुआ था। रूस में क्रांति हुई थी, फिर गृह युद्ध छिड़ा हुआ था। तो इन सब के कारण रूस की आर्थिक व्यवस्था बहुत चौपट हो गई थी। तो रूस की आर्थिक व्यवस्था को पटरी पर लाना भी बहुत ज़रूरी था। इसी कारण 1928 से सोवियत रूस में नियोजित विकास की शुरुआत हुई और इस नियोजित विकास में औद्योगिकरण पर विशेष बल दिया गया। औद्योगिकरण में धन और विशेषज्ञों का रूस के पास अभाव था। कोई विदेशी देश यहाँ पर पूंजी निवेश नहीं करते थे। फिर तकनीकी विशेषज्ञ यहाँ पर कुछ नहीं था। तब रूस ने विदेशों से विशेषज्ञ बुलाए और उनकी मदद से अपने देश में उद्योग निर्मित करने लगे। जहाँ तक धन और पूंजी का सवाल था, वो किसी विदेशी स्रोत से रूस के पास उपलब्ध नहीं था। रूस को अपने स्रोतों से ही धन और पूंजी की व्यवस्था करनी थी। तो इसके लिए रूस ने बचत पर जोर दिया। जितनी भी बचत उसके पास उपलब्ध थी, सबको वो उद्योग धंधे लगाने में झोंक दिया। मजदूरों का वेतन कम रखा। फिर किसानों पर अतिरिक्त कर लगा करके अतिरिक्त निवेश की व्यवस्था की गई और उन लोगों को ये आश्वस्त किया कि यदि देश में औद्योगिकरण होता है, उद्योगों का विकास होता है, तो इसका फ़ायदा मजदूर और किसानों को बाद में अवश्य मिलेगा। भले ही अभी इनको तकलीफ झेलना पड़ रहा है, लेकिन बाद में इसका फ़ायदा अवश्य ही मिलेगा। तो इन सब प्रयासों से 1928 के बाद रूस में औद्योगिकरण तेज हुआ और रूस में भारी उद्योग, जिसमें खास करके लौह इस्पात, बिजली, मशीन उत्पादन, इस पर विशेष जोर दिया गया और 1940 तक सोवियत संघ एक ताकतवर औद्योगिक देश बन गया। ये औद्योगिकरण के मामले में रूस में जो व्यवस्था की गई थी वो है। फिर कृषि का सामूहिकरण किया गया। 1917 के बाद जो यहाँ पर क्रांति हुई थी, तो इसके बाद भूस्वामियों की ज़मीन किसानों के बीच वितरण कर दी गई थी और अधिकांश कृषक मध्यम दर्जे के कृषक बन गए थे। कुछ बड़े किसान भी थे, लेकिन अभी भी खेती किसानी जो करते थे वो पारंपरिक तरीके से करते थे। इसका ये होता था परिणाम कि कृषि में उत्पादन कम होता था। तो इसी बात को देखते हुए स्टालिन ने कृषि नीति में भी बदलाव किया। कृषि नीति में क्या बदलाव किया? तो इन्होंने किसानों से कहा कि अपने अपने खेतों को मिला करके एक विशाल सामूहिक कृषि फार्म बना लीजिए और साझा खेती सबके बीच में होगा। यदि विशाल सामूहिक कृषि फार्म बनेगा तो खेती बड़े पैमाने पर होगी। फिर उसके बाद बड़े बड़े खेत होने से
यहाँ पर मशीनों का उपयोग आसानी से हो जाएगा, खेती किसानी आधुनिक तरीके से की जाएगी, आधुनिक तरीकों का उपयोग किया जाएगा। स्टालिन के इस विचार से छोटे और जो मध्यम वर्ग के किसान थे ये तो तैयार हो गए, लेकिन बड़े किसान और कुछ मध्यम किसान जो कि पूंजीपति बन गए थे कह सकते हैं, तो इन्होंने स्टालिन की इस नीति का विरोध करना शुरू कर दिया। यानी वो साफ कहने लगे कि हम खेती किसानी जो है अपने तरीके से करेंगे, राज्य के अंदर में रह कर के खेती किसानी नहीं करेंगे। तब स्टालिन ने नियम बनाया कि जो विरोध कर रहे हैं उसको गिरफ्तार कर लो, और जोर ज़बरदस्ती से सभी को गिरफ्तार कर दिया गया। लाखों की संख्या में जो विरोध कर रहे थे इनको गिरफ्तार किया गया, काला पानी की सज़ा की दी गई, कई लोगों को जेल में डाल दिया गया या तो फिर मार डाले गए। तो इस जोर ज़बरदस्ती के कारण कुछ वर्ष रूस की कृषि जो है संकटग्रस्त रही। यानी रूस की कृषि व्यवस्था इसी खींचातानी में संकटग्रस्त रही, और इसी कारण 1932 से 34 के बीच रूस में भीषण अकाल पड़ा। लाखों लोग भूखमरी के कारण मर गए। लेकिन 1936 तक रूस के दृढ़ निश्चय संकल्प के कारण कृषि का सामूहिकरण पूरा हो गया और रूस में निजी खेती लगभग समाप्त हो गई। खेती जो है अब राज्य के नियंत्रण में आ गया। 1937 के बाद कृषि का बहुत तेज़ी से रूस में विकास हुआ, और साथ में हम देखते हैं कि औद्योगिकरण के मामले में भी रूस बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। तो ये दोनों के कारण रूस जो है बहुत तेज़ी से आर्थिक क्षेत्र में खास करके आगे बढ़ते जाता है। अब इधर क्रांति जो रूस में हुआ था, तो क्रांति के बाद सोवियत रूस के विकास को लेकर के काफ़ी विवाद रहा है, और उसके जो विरोधाभास है इस पर कई इतिहासकारों ने अपनी दृष्टि भी डाली है, आकृष्ट डाला है। पहली बार इतिहास में अभिजात्य वर्ग, भूस्वामी हैं, पूंजीपति हैं, व्यापारी है, शाही दरबारियों के बिना गरीब और जो किसान हैं इन्होंने एक नए समाज की रचना रूस में की थी, क्योंकि क्रांति रूस में इन्हीं लोगों के द्वारा ही की गई थी। और इस समाज में जो गरीब और किसान क्रांति किए थे अभिजात्य वर्ग के द्वारा, जो इन पर लगातार दबाव बनाया जाता था, तो इसके विरोध में जो इन्होंने क्रांति किया था, और इस क्रांति के परिणाम स्वरूप यहाँ पर सत्ता परिवर्तन भी हुआ था। तो जो सरकार बनी थी यहाँ पर सभी को भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य जो जरूरी चीज़ होती है इनकी सुविधाओं को देश में सभी को समान रूप से मिल पा रही थी। बेरोजगारी लगभग समाप्त हो गई थी, काम सबको मिल गया था, और इसी कारण से 1929 से 1932 के बीच पूंजीवादी देशों में जो भीषण आर्थिक मंदी आई थी, तो रूस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। महिलाओं को समाज में समान अधिकार प्राप्त था, निरक्षरता में भारी कमी आई, सबके लिए समान शिक्षा की व्यवस्था की गई। इसमें विषय की पढ़ाई के साथ साथ शारीरिक श्रम द्वारा उत्पादक कार्यों पर भी जोर दिया गया। इसमें एक प्रश्न आता है कि विश्व में जो 1929 से 1932 के बीच भीषण आर्थिक मंदी हुई थी उसका रूस पर क्यों प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका मुख्य कारण यही है, स्टालिन के द्वारा जो रूस में औद्योगिक नीति अपनाई गई थी, जिसमें उद्योग धंधे राज्य के नियंत्रण में लिया गया था, सबको काम मिला था, ये है। और दूसरा है कृषि है। कृषि के क्षेत्र में रूस अब आत्मनिर्भर बन गया था, दूसरे देशों से उसको उतना मतलब नहीं था, हर ज़रूरत की चीज़ रूस में उत्पादित होती थी। और इसी कारण से जो भीषण आर्थिक मंदी आई तो रूस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि ज़रूरत की हर वस्तु वो अपने देश में उत्पादित कर लेता था, और दूसरे देश को उसको ताकना नहीं पड़ता था। जहाँ पर विश्व के हर देश आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहे थे, तो रूस जो है अपने देश में अपने देश के नागरिकों के लिए हर प्रकार की व्यवस्था
कर रहा था। और ये व्यवस्था केवल और केवल जो मध्यम वर्गीय और मजदूर, किसान, गरीब, इन्होंने एक नए समाज की स्थापना की थी क्रांति के द्वारा, इसके कारण ही संभव हुआ था। इसीलिए भीषण आर्थिक मंदी का रूस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब रूस में जो गरीब किसान की सरकार बनी थी, तो रूस के पड़ोसी देश रूस में हुई इस व्यवस्था के घोर विरोधी हो गए और ये प्रयास में लगे रहे कि रूस इसमें सफल न रहे और रूस के विकास में वो तरह तरह का बाधा उत्पन्न करते रहे। लेकिन इसके बावजूद भी सोवियत रूस अपने आप को आर्थिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ाता रहा, मजबूत करता रहा और 1940 तक एक मजबूत शक्ति के रूप में उभर कर वो सामने आता है। लेकिन इस व्यवस्था में कुछ कमी भी पाई गई। कमी जो पाई गई वो ये है कि लेनिन के नेतृत्व में जो बोल्शेविक पार्टी बनी थी, तो इसमें केवल और केवल साम्यवादी सरकार या बोल्शेविक पार्टी का ही बोलबाला था। यहाँ पर बहुदलीय व्यवस्था का उदय नहीं हो पाया, जिसके कारण क्या है, लोकतंत्र सफल नहीं हो पाया। जनता के समक्ष कोई राजनीतिक विकल्प नहीं था, इन्हीं की सरकार को ही उनको चुनना पड़ता था। शासन की आलोचना करने का इनको कोई अधिकार नहीं था। कोई विकल्प सोच प्रस्तुत करने पर भारी रोक लगाई गई थी और जो भी सरकार की नीतियों की आलोचना करते थे अक्सर उनको मार दिया जाता था, चाहे वो उनकी ही पार्टी के क्यों ना हो। या तो उनको जेल में डाल दिया जाता था या तो फिर उनको मार दिया जाता था और देशद्रोह का उनके ऊपर आरोप लगता था। तो इस प्रकार जहां हम देखते हैं कि एक और गरीब लोग राजनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए, लेकिन इन्हीं गरीब लोगों के पास सत्ता के विकल्प के रूप में कोई अन्य साधन नहीं था। उसी पार्टी को ही उनको स्वीकार करना था और उसी के नेतृत्व में ही देश में सरकार को स्वीकार करना था। जो भी सरकार बने उनके पार्टी की उन्हीं को ही स्वीकार करना था। तो सोवियत क्रांति का पूरे विश्व पर गहरा असर पड़ा, जिसमें खास करके जो दूर दराज के देशों में जो उपनिवेश थे, ये स्वतंत्रता और गरीबों के अधिकारों के लिए जो लड़ रहे थे, इनको इस क्रांति से प्रेरणा मिलती है और ये भी रूस की राह पर चलने के लिए प्रयास करते हैं। रूस की साम्यवादी पार्टी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी संगठन बनाया गया और हर देश में उस तरह की पार्टियों का निर्माण हुआ। इनके आंदोलन के दबाव से हर देश में मजदूरों के कल्याण और किसानों को जमीन पर अधिकार देने के लिए कानून बने और ठोस व्यवस्थाएं बनी। तो रूस की क्रांति से गरीब जो मजदूर हैं, किसान हैं, रूस में तो इनका कल्याण हुआ ही, लेकिन विश्व में भी इनके लिए कई कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई। तो ये तो है रूस में हुई क्रांति। फिर स्टालिन के द्वारा औद्योगिकरण, कृषि का सामूहिकरण और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे भीषण आर्थिक मंदी और कल्याणकारी सरकार।